अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने बात की थी एंग्लो सेक्शन पे। उम्मीद है आपको उसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड और मिडल एजेस। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये स्टार्ट हुआ था 1066 में, जब जो है इंग्लैंड को इन्वेड किया गया था तब। लेकिन मोस्टली जो बुक्स के ऊपर मेंशन होती है डेट, वो 1100 टू 1500 होती है। चले हम इसके बारे में बात करते चलेंगे तो आगे बहुत सी चीज़ें हम इसके बारे में न्यू ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको पहले नहीं पता होगी, और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो चलें हम बात करते हैं इसमें एंग्लो नॉर्मन में। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या था। कि द नॉर्मन्स हु वर रिसाइडिंग इन नॉर्मैंडी फ्रांस डिफीटेड द एंग्लो सैक्सन किंग एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 एंड कनक्योर्ड इंग्लैंड। के जो नॉर्मन थे, जो नॉर्मैंडी में रहते थे, नॉर्मैंडी फ्रांस का पुराना नेम है, उन्होंने क्या किया कि एंग्लो सैक्सन का जो किंग था उसको हेस्टिंग की जंग में शिकस्त दी थी 1066 में, और क्या है इंग्लैंड को फ़तह कर लिया था। उस वक्त जिस किंग ने इसको इंग्लैंड को फ़तह किया था उसका नाम विलियम वन था। उसके बाद वो कहता है दी मिडल एजेस आर समटाइम रेफर्ड एज द डार्क एजेस, obscuring the many cultural change that took place in language, literature, art and even in political and class structures। वो कहता है कि मिडल एजेस को जो है मोस्टली जो है डार्क एजेस के नाम के साथ रेफ़र किया जाता है। वो इस वजह से कि इसमें अचानक से इतने ज़्यादा जो है चेंजेस आ गई थी, सकाफ़ती थी या सियासी थी, इवन इनके आर्ट में, लिटरेचर में, लैंग्वेज में, ज़ुबान में, मतलब हर चीज़ में फ़र्क आ गया था। इवन इनकी क्लास स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हो गए थे। जैसे हमारे पास पहले अर्ल्स और चर्ल्स थे एंग्लो सेक्शन में, अब यहाँ क्या हुआ, हमारे पास नोबिलिटी और पिजेंट्री आ गई थी। तो वो कहते हैं कि देयर वाज ए ह्यूज ट्रांजिशन इन लैंग्वेज, कल्चर एंड लाइफस्टाइल। क्या हुआ था कि मतलब अब यहाँ बहुत बड़ी तब्दीली आई थी लैंग्वेज के अंदर, कल्चर मतलब उनके सकाफत के अंदर, और उनके लाइफस्टाइल के अंदर। वो भला किस लिए कि जब भी कोई जगह फ़तह की जाती है तो डेफ़िनेटली जो उसको फ़तह करता है वो चाहता है कि उसकी ट्रेडिशंस, उसके कल्चर को, उसकी लैंग्वेज को फ़ॉलो किया जाए। हर कोई उन्हें फ़ॉलो करते हुए उन चीज़ों को अडॉप्ट करे। इस वजह से ये चेंज आया था, चूँकि अब नोबिलिटी चेंज हो गई थी, किंग्स चेंज हुए थे, तो वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज साथ लेके आए थे। इसी वजह से यहाँ चेंज आया था। तो फिर अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं, तो वो कहता है अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न बट रिकग्नाइजेबल इंग्लिश वॉज एस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड। कि यहाँ मॉडर्न इंग्लिश देखें, जो पहले एंग्लो सेक्शन की थी उसे ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। अब जो ये मिडीवल इंग्लिश थी ये रिकग्नाइजेबल थी, मतलब इसको जो है पहचाना जा सकता था, इसके बारे में देखा जा सकता था। तो वो कहता है कि ये एस्टेब्लिश हो गई। उसके अलावा क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ इंग्लिश राइटिंग ऑफ दिस पीरियड वर रिलीजियस इन नेचर, लेटर ऑन सेक्युलर लिटरेचर स्टार्टेड कमिंग। कि इस दौर में जितनी भी राइटिंग्स थी वो मोस्टली जो थी मजहबी थी, क्योंकि इसमें चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे चर्च से, जिसकी वजह से रिलीजियस राइटिंग थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे चौसर आया, तो क्या हुआ कि लिटरेचर सेक्युलर लिटरेचर में डाइवर्ट होता गया। उसके अलावा एक इसका मार्केबल फीचर ये है कि डूम्सडे, ये एक बुक का नाम है। दिस बुक वाज कंपाइल्ड इन 1086 बाय विलियम द कनकेरर। मैंने आपको बताया था ना कि विलियम द कनकेरर, यानी विलियम ही वो बंदा है जिसने एंग्लो सेक्सन को शिकस्त दी थी और फिर एंग्लो नॉर्मन की हुकूमत आई थी। तो इसने अपने दौर में ये बुक लिखी थी जो 1086 में पब्लिश हुई थी। इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ लैंड, रिवेन्यू, टैक्सेस एंड ऑनरशिप बिफोर एंड आफ्टर कनकेस्ट इंसिडेंट्स। वो कहता है कि इसने जो बुक लिखी थी उसमें किस चीज़ की डिटेल्स थी, उसमें सारी ज़मीन के मामला, टैक्सेस कैसे लेने हैं, कैसे देने हैं, ज़मीन का जो है तकसीम वो किस तरह से होगी, कौन किसका वारिस होगा, ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा जो है उसने अपनी जो है कनकेस्ट करने से पहले कुछ इंसिडेंट नरेट किए थे, और कुछ इंसिडेंट बाद के जो थे उसने नरेट किए थे। अच्छा जी, अब उसकी बात लैंग्वेज की कर लें तो क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक ह्यूज ट्रांजिशन हुई थी लैंग्वेज के अंदर। तो वो ये था कि अब टू क्लासेस वर डोमिनेटेड इन दिस पीरियड। कि दो क्लासेस डोमिनेट हो गई। मतलब डोमिनेट करने का पर्पस ये है कि मतलब दो तरह के लोग जो थे। एक नोबिलिटी थी। नोबिलिटी कौन सी, जो किंग की क्लास होती है, जो एलीट क्लास होती है, उसको नोबिलिटी उस टाइम में कहा जाता था। दूसरी कौन सी थी, पिजेंट्री और वर्किंग क्लास। मतलब जो किसान तबका होता था या लोअर मिडिल क्लास होती थी जो काम वगैरह करते थे सारे, ये दो क्लासें थी। तो अब लैंग्वेज कैसे क्लासिफाइड हुई कि अब जो एंग्लो नॉर्मन थे डेफिनेटली उन्होंने जो है यहाँ फ़तह की थी, तो वो चाहते थे उनकी लैंग्वेज डोमिनेट हो।
वो फ्रेंच से आए थे, इसलिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज को प्रेफर किया था। एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ किंग्स एंड नोबिलिटी ऑफ इंग्लैंड इन दिस पीरियड फॉर नेक्स्ट 3 सेंचुरीज। अब क्या हुआ कि एंग्लो नॉर्मन ने जो है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को डोमिनेट किया था, वो किंग्स की और नोबिलिटी की लैंग्वेज बन गई थी इंग्लैंड। और इस पीरियड के दौरान मतलब इंग्लैंड में इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो एलीट क्लास की या ना जो किंग्स हैं उनकी बन गई थी। तो लेकिन क्या हुआ कि ये अगली 3 सेंचुरी तक फ्रेंच ही यहाँ जो है नोबिलिटी की लैंग्वेज रही है। उसके बाद वो कहते हैं जो पिजेंट्री और लोअर क्लासेस थे, एस्टिमेटेड 95% ऑफ पॉपुलेशन के 95% क्या था कि ये लोअर क्लास थी, कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश बोलनी जो है जारी रखी। मतलब जारी बात है, फ्रेंच उन्हें सीखने ही नहीं दी जाती थी क्योंकि वो नोबिलिटी की लैंग्वेज थी। इस वजह से क्या है कि फिर उन्होंने सोचा कि मतलब इस तरह से हम कैसे मैनेज करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश को ही बोलना जारी रखा। फिर वो कहता है कि मिक्सचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंड एंग्लो नॉर्मन इज़ यूजली रेफर्ड एज मिडल इंग्लिश, कि ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन को फिर मिला जुला के एक लैंग्वेज बनी थी, उसको मिडल इंग्लिश कहा जाता है। मिला जुला के क्या कि अब जब जारी बात है कि 95% इंग्लिश बोल रहे थे, तो सिर्फ 5% जो है फ्रेंच बोलने वाले जो थे, उन्होंने काम तो इन्हीं 95% से लेना था, लोअर क्लास से या पेजेंट्री क्लास से ही उन्होंने लेना था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि मतलब उनसे कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश सीखी थी। लेकिन क्या हुआ था, इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया था फ्रेंच का, इसी वजह से इसको मिडिल इंग्लिश कहा जा रहा है कि ओल्ड इंग्लिश यानी एंग्लो सैक्सन की थोड़ी सी थे वर्ड्स, और कुछ वर्ड फ्रेंच से लेके एक नई इंग्लिश बन गई थी। फिर वो कहते हैं कि मिडिल इंग्लिश वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच, कि अगर मिडिल इंग्लिश की बात की जाए तो ये क्या है कि इस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था फ्रेंच लैंग्वेज का। जारी बात है वो नोबिलिटी की क्लास, नोबिलिटी से सॉरी नोबिलिटी की जो भी लैंग्वेज होगी वही जो है लैंग्वेज बाकियों को फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अब 95% इंग्लिश बोल रहे थे, तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ कुछ वर्ड सीखने शुरू किए, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बोरो करके उन वर्ड्स को अडॉप्ट करते गए। कहते जिसके नतीजे में क्या हुआ, मोर देन 10,000 वर्ड्स वर डायरेक्टली इनहेरिटेड फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। सॉरी, यहाँ डायरेक्टली के साथ इनडायरेक्टली भी आना था कि जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 10,000 वर्ड जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज से बोरो किए गए और फिर उनको अडॉप्ट किया गया। तो कहते हैं इसके अगर एग्जांपल देखने हो, इन 858 लाइन्स ऑफ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स ऑलमोस्ट 500 डिफरेंट फ्रेंच वर्ड्स वर यूज्ड। कि कैंटरबरी टेल्स जो है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय चॉसर, इसमें वो कहता है कि टोटल 858 लाइन है जिसमें 500 डिफरेंट किस्म के फ्रेंच वर्ड जो हैं यूज़ किए गए। ये इस चीज़ की अलामत है कि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा था। वो कहते हैं एक और जो है, दिस पीरियड इज़ मार्क्ड एज बर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि इस पीरियड को एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडल इंग्लिश पीरियड को क्या है कि इंग्लिश लिटरेचर की बर्थ माना जाता है, कि यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर जो है स्टार्ट हुआ था। द पावरफुल चर्च, वो कहता है क्या है कि इन नॉर्मन इंग्लैंड द चर्च बिकेम इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्ग। क्या हुआ कि नॉर्म जो था उस टाइम में मोस्टली राइटर्स जो थे वो प्राइस्ट थे यानी पादरी थे। इस वजह से क्या हुआ कि चर्च बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और इसने डोमिनेट कर लिया सारी क्लासेस को। इसलिए क्या हुआ कि अब जो राइटिंग्स होने लगी थी वो मज़हब के ऊपर ज़्यादा बेस करती थी। थ्रू चर्च द कल्चर ऑफ ग्रीक एंड रोम वाज डिसमिनेटेड, कि चर्च की वजह से ही जो है ग्रीक और रोम का कल्चर ख़त्म हुआ था। और क्या हुआ कि लोगों ने अब इनको फॉलो करते हुए रिलीजियस प्लेस लिखने शुरू कर दिए थे। तो फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपीड, के मतलब जैसे बाइबल थी, इस तरह की जो रिलीजियस बुक्स थी उनको कॉपी करना शुरू कर दिया गया। इस तरह से ये चीज़ें होती चली गई। अब वो कहता है कि प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है बिटवीन ओल्ड और मिडिल इंग्लिश में। ओल्ड यानी एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन में कहता है कि ग्रामर जो ओल्ड एंग्लो सैक्सन था उसमें क्या था कि ग्रामर जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की और बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग थी और उसकी वोकेबलरी बहुत लिमिटेड थी। लेकिन अब जब मिडिल इंग्लिश आई तो ग्रामर क्या हो गई, वो सिंप्लीफाई हो गई, मतलब बहुत सिंपल, और उसकी वोकेबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज होकर बढ़ती चली गई। फिर वो कहता है कि बट मिडिल इंग्लिश वॉज इनरिच्ड बाय बोरोड वर्ड्स, लेकिन मिडिल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वर्ड्स थे। द वोकेबलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वाज प्राइमरली जर्मैनिक। अब क्या हुआ कि जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें जर्मैनिक ट्राइब से ली गई थी, तो वो ज़्यादा वर्ड वो यूज़ करते थे। लेकिन अब मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ कि फ्रेंच के वर्ड ज़्यादा थे, इसलिए ये बोरोड लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। अब इस दौर में किस तरह के जो है लिटरेचर को फॉर्म किया गया।
कहते हैं कि फॉर्म ऑफ लिटरेचर सबसे पहले रोमांसेस लिखे गए। रोमांसेस क्या थे कि लव ऑफ वार, लव ऑफ रिलीजन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रोमांसेस में आती थी उस टाइम में। कहता है कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग मिडल इंग्लिश पीरियड वॉज रोमांसेस। दीज रोमांसेस वर मोस्टली बोरोड फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच सोर्सेज, कि ये ज़्यादातर क्या हुआ कि ये बोरो किए गए हैं लैटिन और फ्रेंच से। तो कहते हैं दे डील विद द स्टोरीज ऑफ किंग अर्थर, द वॉर ऑफ ट्रॉय, द मिथिकल एक्ट। मैंने आपको बताया ना ये अपने हीरो से बहुत मोहब्बत करते थे, तो रोमांसेस उनकी बहादुरी को डिस्कस करने के लिए, उनके करेज को शो कराने के लिए, जो है प्राइड फील कराने के लिए लिखा जाता था। तो रोमांसेस में मोस्टली या तो किंग अर्थर के बारे में होता था, या उसके नाइट्स के बारे में, या ट्रॉय की जंगों के बारे में, या जो मिथिकल एक्ट्स हो रहे थे उन पे बात की जाती थी। फिर उसके बाद मिरेकल प्लेस आ गए थे। मतलब बेसिकली 3 उस टाइम में तरह की राइटिंग्स थी, एक रोमांसेस थे, एक मिरेकल प्लेस थे, और उसके बाद मोरालिटी प्ले। तो मिरेकल प्लेस क्या थे, मिरेकल्स भी इसको बोलते हैं, वैसे सही वर्ड ये मिरेकल है। मिरेकल प्लेस बिकेम पॉपुलर इन द मिडल इंग्लिश पीरियड, के मिरेकल प्लेस जो थे वो मिडल इंग्लिश में ज़्यादा पॉपुलर हो गए। प्लेस वर डीलिंग विद बाइबल स्टोरी, क्रिएशन ऑफ मैन। इसमें क्या है कि रिलीजियस स्टोरी को ज़्यादा बयान किया जाता था, क्रिएशन ऑफ मैन, कि कैसे इंसान पैदा हुआ था, कैसे उसकी बर्थ हुई थी, क्या क्या हुआ था, वो सारी इवेंट्स को ये बताता है। इस फॉल एंड बैनिशमेंट फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन, किस तरह से मतलब उसको शिकस्त हुई और उसे क्या है जन्नत से निकाल दिया गया था, ये सारे इसके मेन थीम होते थे। उसके अलावा वो कहता है एक और चीज़ और, ये मिरेकल प्लेस में इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, यानी बाइबल के पुरानी जो बाइबल है उसके किस्से होते थे, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा की ज़िंदगी को डिस्कस किया जाता था। मिरेकल प्लेस यहीं तक थे। फिर वो कहता है अगर मोरालिटी प्लेस को देखा जाए तो अनदर फॉर्म ऑफ ड्रामा वाज द मोरालिटी प्लेस, दीज वर अबाउट द पावर ऑफ गुड एंड इवल। अब क्या हुआ, चेंज आ रहा था, तो क्या हुआ कि जो मोरालिटी प्लेस है वो ये दिखाने के लिखे गए कि मतलब गुड क्या है, इवल क्या है, अगर ये चीज़ करेंगे ये गुड है, ये इवल है। उस चीज़ को दिखाने के लिए, लोगों को मतलब सही चीज़ें दिखाने के लिए मोरालिटी प्लेस लिखे गए थे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो फ़ौरन से आपको मिल जाए। एक चीज़ और, सॉरी मैं भूल गई, कि मिडल इंग्लिश जो हैं ये भी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, इसके राइटर्स जो हैं इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।